आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी शुरू करने वाले हैं। एक ऐसी जर्नी जो हमें इंडियन डेमोक्रेसी के दिल तक ले जाएगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, द इलेक्टोरल प्रोसेस। और देखो बच्चों, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये आप समझ लो इंडियन डेमोक्रेसी की ऑपरेटिंग मैनुअल है। अगर इसको ठीक से समझ लिया ना, तो आपने इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट मशीन को, उसके इंजन को समझ लिया। एग्जाम्स के लिए तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है ही। इससे डायरेक्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा एक अवेयर सिटीजन बनने के लिए, एक जागरूक नागरिक बनने के लिए इस चैप्टर को आत्मा से समझना बहुत जरूरी है। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे और आज का हमारा पूरा फोकस है पार्ट 1 पर। हम टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट को इतनी डिटेल में समझेंगे कि आपके दिमाग में सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो गेट योर नोटबुक्स रेडी एंड लेट्स बिगिन। ओके, तो ये है हमारा आज का लर्निंग रोड मैप। हमारा जो ये पार्ट 1 है वो इन 6 पिलर्स पर, इन 6 पिलर्स पर खड़ा है। हम शुरू करेंगे सबसे बेसिक सवाल से, व्हाई डू इलेक्शंस मैटर? आखिर चुनाव जरूरी ही क्यों है? फिर हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट, मतलब कैसे करोड़ों लोगों की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचती है। इसके बाद आएगा हमारे चैप्टर का हीरो, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम इसकी स्ट्रक्चर, इसकी इंडिपेंडेंस और सबसे इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस यानी इसके काम को एकदम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि फेयर इलेक्शंस के लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं, जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। ट्रस्ट मी, इस सेशन के एंड तक पार्ट 1 का कोई भी टॉपिक आपके लिए अनजान नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, व्हाई इलेक्शंस मैटर। आपकी टेक्स्ट बुक की पहली लाइन ही इसकी इंपॉर्टेंस बता देती है। Elections have played a major role in the working of India's democracy. सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि चुनाव ने, इलेक्शंस ने हमारे लोकतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को जिंदा रखने और चलाने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका, एक मेजर रोल प्ले किया है। आप ऐसे सोचो, इलेक्शंस डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है, उसकी नींव है, उसकी बुनियाद है। जैसे एक बिल्डिंग बुनियाद के बिना नहीं टिक सकती ना, बिल्कुल वैसे ही डेमोक्रेसी इलेक्शंस के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। आइए इसे और थोड़ा डीप में समझते हैं। ये स्लाइड बच्चों आपके एग्जाम का एक पोटेंशियल 4 मार्क क्वेश्चन है, सो लेट्स ब्रेक इट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट, इलेक्शंस हेल्प इन सिलेक्टिंग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव इसका हिंदी में मतलब है प्रतिनिधि। देखो, हम 140 करोड़ लोग खुद जाकर पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, राइट? इसीलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो हमारी तरफ से ऑन आवर बिहाफ देश के लिए डिसीजंस लेते हैं। सेकेंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस ब्रिंग अ चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स। पीसफुल मीन्स यानी शांतिपूर्ण तरीके से। इसका ऑपोजिट क्या होता है? लड़ाई, झगड़ा, क्रांति, सिविल वॉर। इलेक्शंस हमें इन सब चीजों से बचाते हैं। सिर्फ एक वोट के थ्रू, बिना एक बूंद खून बहाए, सत्ता यानी पावर बदल जाती है। कितनी पावरफुल चीज है ये। थर्ड, इलेक्शंस गिव डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी टू रूल। इससे क्या होता है? पॉलिटिकल मोनोपोली नहीं बनती, एक ही पार्टी हमेशा पावर में नहीं रहती, जनता के पास ऑप्शंस होते हैं। और फोर्थ, जब पार्टी बदलती है, गवर्नमेंट बदलती है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द लाइफ ऑफ सोसाइटी भी बदलते हैं। नई सरकार नई पॉलिसीज, नई नीतियां लाती है, जिससे हम सबकी लाइफ पर डायरेक्ट असर पड़ता है। ठीक है, तो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन तो लिया, बट हम उनसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं? हमारी उनसे क्या उम्मीदें हैं? टेक्स्ट बुक कहती है कि द रिप्रेजेंटेटिव्स वी इलेक्ट शुड बी एफिशिएंट। एफिशिएंट यानी काम करने में कुशल हो, काम करना जानते हो। दे शुड बी ऑनेस्ट यानी ईमानदार हो, एंड दे मस्ट बी ट्रस्टवर्दी यानी विश्वसनीय, जिन पर हम भरोसा कर सके। और इन सबसे ऊपर उन्हें रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ पीपल। उन्हें जनता की राय का, जनता के मत का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आखिर में वो जनता के ही सेवक हैं। ये एक आइडियल रिप्रेजेंटेटिव की क्वालिटीज हैं, और इन्हीं क्वालिटीज को ध्यान में रखकर हमें वोट करना चाहिए। अब एक लॉजिकल सवाल उठता है, अगर हमें अच्छे, एफिशिएंट और ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने हैं, तो उनको चुनने का जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए? द प्रोसेस इटसेल्फ इज द की। और यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक 3 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज करती है। द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस मस्ट बी फ्री, फेयर एंड रिलायबल। इन 3 शब्दों को अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। फ्री यानी मुक्त, इसका मतलब है कि वोटर पर किसी भी तरह का प्रेशर या डर ना हो, वो आजादी से अपना वोट दे सके। फेयर यानी निष्पक्ष, इसका मतलब है कि चुनाव करवाने वाली बॉडी सभी पार्टीज और कैंडिडेट्स को एक नजर से देखे, बिल्कुल इम्पार्शियल रहे, किसी के साथ भेदभाव ना करे। एंड थर्ड, रिलायबल यानी विश्वसनीय, मतलब लोगों को, कैंडिडेट्स को, पार्टीज को, सबको इलेक्शन प्रोसेस और उसके रिजल्ट्स पर पूरा भरोसा हो। अगर इन 3 में से एक भी चीज मिसिंग है ना,
तो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर कमजोर पड़ जाता है। इन्हीं कॉन्सेप्ट से जुड़ता है हमारा अगला टॉपिक, द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हम बार बार रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि शब्द यूज कर रहे हैं, पर यह कॉन्सेप्ट आखिर काम कैसे करता है? इतने बड़े देश में इतनी अलग अलग भाषा, धर्म और कल्चर के लोगों की आवाज, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी होप्स पार्लियामेंट में बैठे कुछ 100 लोगों के जरिए कैसे सुनी जाती है? हाउ आर मिलियंस ऑफ वॉइसेस हर्ड थ्रू अ फ्यू? इसी पजल को हम अब सॉल्व करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक की एक की लाइन है, मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सिंपल भाषा में आज की दुनिया में जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। इसका मतलब क्या है? देखो, पुराने ज़माने में ग्रीस में छोटे छोटे सिटी स्टेट्स होते थे। वहाँ सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर हाथ उठाकर फैसले ले लेते थे। उसको कहते थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन क्या ये इंडिया में पॉसिबल है? क्या 140 करोड़ लोग एक साथ बैठकर देश का बजट या कोई कानून बना सकते हैं? नो वे, एब्सोल्युटली नॉट। It is impossible for the entire population to be involved in the day-to-day decision-making process. इसीलिए हमने एक बेहतर सिस्टम चुना, a system of representative democracy. और ये स्लाइड उस पूरे प्रोसेस को इतनी खूबसूरती से समझाती है। इस 4 स्टेप साइकिल को अच्छे से समझो। स्टेप 1, द पीपल, यानी हम और आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, यानी वोट देकर चुनते हैं। स्टेप 2, यही चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पार्लियामेंट या असेंबली में जाकर फॉर्म द गवर्नमेंट यानी सरकार बनाते हैं। स्टेप 3, यहाँ से साइकिल रिवर्स होता है। दिस गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, वो लोगों के प्रति जवाबदेह है। उन्हें हर 5 साल में वापस जनता के पास आना पड़ता है, राइट? और स्टेप 4, इस गवर्नमेंट का प्राइमरी काम क्या है? टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए काम करना। ये साइकिल चलता रहता है और यही इंडियन डेमोक्रेसी का इंजन है। तो अब तक हमने समझा कि इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं और रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सारा प्रोसेस, ये फ्री, फेयर और रिलायबल इलेक्शंस आखिर करवाता कौन है? हु इज द अंपायर ऑफ दिस ग्रेट गेम ऑफ डेमोक्रेसी? यहाँ एंट्री होती है हमारे पार्ट 1 के सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसे गार्डियन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, यानी भारतीय लोकतंत्र का रक्षक। चलिए इस पावरफुल बॉडी को अच्छे से जानते हैं। बच्चों, इस नंबर को अपने नोट्स में अभी के अभी हाईलाइट कर लीजिए। आर्टिकल 324, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन को जन्म देता है, उसे एस्टैब्लिश करता है। एग्जाम के 1 मार्क क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए ये एक गोल्डन नंबर है। सवाल सीधा आता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन? और आपका आंसर होगा आर्टिकल 324। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ईसी को उसकी सारी शक्तियां, उसकी सारी पावर्स देता है। इस आर्टिकल का होना ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी को कितनी इंपॉर्टेंस देते थे। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को एक ऑटोनमस बॉडी बनाता है। अब आप पूछेंगे, सर व्हाट डज ऑटोनमस मीन? इट मीन्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। हिंदी में इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, स्वयंत संस्था। इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझो। क्रिकेट मैच में 2 टीम्स खेलती हैं और एक अंपायर होता है। अंपायर का काम क्या है? फेयर प्ले इंश्योर करना। वो किसी भी टीम का साइड नहीं लेता, वो न्यूट्रल रहता है, राइट? बिल्कुल वैसे ही इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज प्लेयर्स हैं और इलेक्शन कमीशन अंपायर है। वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से, किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर से आज़ाद होकर निष्पक्ष रूप से इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। टोटे है ऑटोनमस बॉडी का स्ट्रक्चर। इसकी बनावट कैसी है? इसमें कौन कौन लोग होते हैं? As per the Constitution, the Election Commission consists of 1 Chief Election Commissioner, जिनको हम शॉर्ट में CEC कहते हैं, और उनकी हेल्प के लिए 2 other Election Commissioners। तो टोटल कितने मेंबर्स हुए? 1 चीफ और 2 उनके साथी कमिश्नर्स, यानी अ टीम ऑफ 3। ये 3 मेंबर बॉडी मिलकर इंडिया के इतने बड़े इलेक्टोरल प्रोसेस के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। इससे डिसीजन मेकिंग में चेक्स एंड बैलेंसेस भी बने रहते हैं। हमने ये तो कह दिया कि ईसी ऑटोनमस है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन बच्चों, कहना और असल में होना 2 अलग अलग बातें हैं। हाउ डू वी एंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस? उसकी आज़ादी को हम सुनिश्चित कैसे करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या सुरक्षा कवच, क्या सेफ्टी शील्ड्स दिए गए हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं? इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए आइए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और इंडिया के पहले इलेक्शन की कहानी सुनते हैं।
ये है श्री सुकुमार सेन। इनका नाम हर इंडियन को गर्व से पता होना चाहिए। ही वॉज इंडियाज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जरा इमेजिन कीजिए 1951-52 का इंडिया, देश नया नया आज़ाद हुआ है, 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन पढ़ना लिखना नहीं जानती, वोटर्स की कोई लिस्ट नहीं है, लोगों को वोट का मतलब तक नहीं पता, और ऐसे एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशंस में, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाना, इट वाज अ हर्क्यूलियन टास्क, एक बहुत बड़ा चैलेंज। और इस अनबिलीवेबल चैलेंज को मिस्टर सुकुमार सेन और उनकी टीम ने बेहतरीन तरीके से पूरा किया। उन्होंने ही इस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की नींव रखी। तो आइए अब उन कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड्स की बात करते हैं जिनकी वजह से ईसी इतना इंडिपेंडेंट है। ये आपके एग्जाम का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। फर्स्ट, इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इससे वो डे टू डे पॉलिटिक्स से ऊपर रहते हैं। सेकेंड, और ये सबसे बड़ा शील्ड है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजिली। उनको हटाने का प्रोसेस उतना ही डिफिकल्ट है जितना एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का, जिसके लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को उनका डिसीजन पसंद नहीं आया तो उन्हें हटा दिया, नो। थर्ड, उन्हें पॉलिटिकल रीजंस से नहीं हटाया जा सकता। और फोर्थ, उनके एक्सपेंसेस यानी खर्चों के लिए एक सेपरेट प्रोविजन है, उन्हें पैसों के लिए गवर्नमेंट के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये चारों प्रोविजंस मिलकर ईसी को वो ताकत देते हैं कि वो बिना डरे निष्पक्ष होकर काम कर सके। आपकी टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, हु इज सुपीरियर, द गवर्नमेंट और द इलेक्शन कमीशन? कौन बड़ा है, सरकार या चुनाव आयोग? इसका जवाब सिंपल है, लेकिन इसका लॉजिक अच्छे से समझिए। देखो, दोनों का डोमेन, काम करने का एरिया अलग है। गवर्नमेंट का काम है देश चलाना, रन्स द कंट्री। वो इलेक्शन के गेम में एक प्लेयर है, एक खिलाड़ी है। जबकि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, वो उस गेम का रेफरी या अंपायर है। और किसी भी गेम में रूल्स को अच्छे से लागू करवाने के लिए रेफरी हमेशा प्लेयर्स से ऊपर होता है। तो इलेक्शंस के मामले में, टू एंश्योर फ्री एंड फेयर प्ले, द इलेक्शन कमीशन इज सुपीरियर। ओके, अब हम आते हैं पार्ट 1 के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, और मैं चाहती हूँ आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ हो। सेक्शन 5, द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। बच्चों, एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल इस सेक्शन से डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो आइए इसके एक एक फंक्शन को, एक एक काम को आराम से डिटेल में समझते हैं। इलेक्शन कमीशन का सबसे पहला और सबसे बुनियादी काम है प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट, जिसे हम हिंदी में मतदाता सूची कहते हैं। इंडिया में रूल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, यानी हर इंडियन सिटीजन जो 18 साल या उससे ऊपर का है, उससे राइट टू वोट है। लेकिन वोट देने के लिए आपका नाम इस वोटर्स लिस्ट में होना कंपलसरी है। तो ईसी का काम है इस लिस्ट को प्रिपेयर करना, यूज कॉन्स्टेंटली अपडेट करना, मतलब जो लोग नहीं रहे उनका नाम हटाना, और नए वोटर्स जैसे आप लोग जब 18 के होंगे उनका नाम ऐड करना। ईसी ही हमें वोटर आईडी कार्ड्स इशू करता है, और इसी इंपॉर्टेंट अधिकार को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। फंक्शन नंबर 2, डिसाइडिंग द इलेक्शन टाइम टेबल एंड प्रोग्राम। पूरे देश में लोकसभा इलेक्शंस या किसी स्टेट में असेंबली इलेक्शंस कब होंगे, किस डेट को होंगे, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, नॉमिनेशन की लास्ट डेट क्या होगी, वोटिंग कब होगी, काउंटिंग कब होगी, और इलेक्शंस इन हाउ मेनी स्टेजेस यानी कितने चरणों में होंगे, ये सारा का सारा फैसला अकेले इलेक्शन कमीशन का होता है। गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। यही उनकी इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा प्रूफ है। तीसरा फंक्शन है स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस। स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, अच्छे से चेक करना। जब इलेक्शन डेट्स अनाउंस हो जाती हैं तो अलग अलग पार्टीज के कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं। इस फॉर्म में उन्हें अपनी प्रॉपर्टी, एजुकेशन, क्रिमिनल केसेस सबकी जानकारी देनी होती है। फिर इलेक्शन कमीशन उन सभी फॉर्म्स की स्क्रूटिनी करता है। वो चेक करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं, और सब कुछ ठीक होने पर ही उस कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिलती है। दिस प्रोसेस इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। फंक्शन नंबर 4, गिविंग रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ हजारों पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जब कोई नई पार्टी बनती है तो उसे रिकग्नाइज करने का यानी मान्यता देने का काम ईसी का है। अगर कोई पार्टी गलत काम करती है या रूल्स तोड़ती है तो ईसी उसे डी रिकग्नाइज भी कर सकती है, उसकी मान्यता रद्द कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर रिकग्नाइज्ड पार्टी को एक इलेक्शन सिंबल यानी चुनाव चिन्ह अलॉट करने का काम भी ईसी का ही है। ये सिंबल इंडिया जैसे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वोटर्स को,
खासकर उन्हें जो पढ़ नहीं सकते, अपनी पसंद की पार्टी को पहचानने में मदद करता है। और पांचवा, आखिरी मेजर फंक्शन इन पार्ट 1, टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस। चुनाव से जुड़ा कोई भी विवाद हो, कोई झगड़ा हो, कोई कंप्लेंट हो, उसे सुलझाने की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन की है। इस मामले में उसके पास सेमी जुडिशियल पावर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी कैंडिडेट को गलत काम करने पर डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य घोषित कर सकती है, या अगर किसी पोलिंग बूथ पर धांधली यानी रिगिंग हुई हो तो वहां री इलेक्शन यानी दोबारा से चुनाव करवाने का ऑर्डर भी दे सकती है। दिस पावर इज एसेंशियल टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द एंटायर प्रोसेस। हमने ईसी के फंक्शंस तो अच्छे से समझ लिए। अब हम अपने पार्ट 1 के आखिरी लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पर हैं। सेक्शन 6, रूल्स फॉर फेयर इलेक्शंस। इलेक्शंस फ्री और फेयर हों, इसके लिए कुछ नियम कानून तो होने ही चाहिए ना। इन्हीं रूल्स के सेट को हम कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हिंदी में आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। जैसे ही ईसी इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस करता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और हर पार्टी, हर कैंडिडेट और यहाँ तक कि उस वक्त की गवर्नमेंट को भी इसे फॉलो करना पड़ता है। चलिए, आपकी टेक्स्ट बुक की इस एक्टिविटी से कोड ऑफ कंडक्ट को और बेहतर समझते हैं। लेट्स प्ले अ स्मॉल क्विज। सवाल है, इनमें से कौन सा एक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन यानी उल्लंघन है? फर्स्ट, कैंडिडेट घर का सामान, पैसे या शराब बांट रहा है। इज दिस अ वायलेशन? Yes, 100%. This is considered a bribe to voters. Second, जीतने के बाद पानी की समस्या सॉल्व करने का वादा करना. Is this a violation? No, it's not. पॉलिसी प्रोमिसेस करना, मैनिफेस्टोज में वादे करना, ये कैंपेनिंग का पार्ट है. थर्ड, घर घर जाकर लोगों से मिलना और वोट मांगना. Is this a violation? Not at all. ये कैंपेनिंग का एक आम तरीका है. एंड फोर्थ, जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना. Is this a violation? Absolutely. It is a major violation. ये लोगों को बांटने का काम करता है, विच इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 एंड 4 आर क्लियर वायलेशंस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इससे पहले कि हम रिकैप करें, मैं चाहता हूं आप इनकी कहानी सुने। ये हैं श्री श्याम शरण नेगी जी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ही वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब 1951 में इंडिया में पहले जनरल इलेक्शंस हुए तो उन्होंने अपना वोट डाला और उसके बाद उन्होंने हर एक इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा हो, असेंबली हो या पंचायत, अपनी पूरी जिंदगी वोट डाला। उनकी कहानी हमें हर एक वोट की कीमत, हर एक वोट की ताकत और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है। ही इज अ ट्रू हीरो ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लोरेशन ऑफ पार्ट 1। फ्यू, आई नो दैट वाज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट वी डिड इट। अब चलिए एक क्विक कलरफुल रिकैप करते हैं। हमने जो भी पढ़ा उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम फ्रेश हो जाएं और आप एक परफेक्ट आंसर लिख पाएं। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स लुक एट द की टेकअवेज। फर्स्ट, इलेक्शंस डेमोक्रेसी में पीसफुल चेंज ऑफ पावर का सबसे बड़ा टूल है। सेकेंड, इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करने वाली बॉडी है इलेक्शन कमीशन, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 ने बनाया है। ये नंबर नहीं भूलना है। थर्ड, उसके 5 की फंक्शंस है जो आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। वोटर लिस्ट बनाना, टाइम टेबल डिसाइड करना, एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी करना, पार्टीज को रिकग्निशन देना और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। और फोर्थ, इस पूरे गेम को फेयर रखने के लिए जो रूल बुक है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये पॉइंट्स आपके आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन को हम इस एक पावरफुल लाइन के साथ कंक्लूड करते हैं। वोटिंग इज नॉट ओनली आवर राइट, इट इज आवर पावर। वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है जिसे हम सरकारें बनाते भी हैं और बदलते भी हैं। अपनी इस ताकत को समझें और जब मौका मिले एक जिम्मेदार नागरिक जरूर बने। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है। आई रियली होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe and press the bell icon for further notifications.